जिसके ऊपर संस्कृत वर्ड लिखे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 37 की स्टार्टिंग होती है। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि हेमिंग जो अभी अरे यूज कर रहा है वो नॉर्मल अरे नहीं है, ये एक किलिंग अरे है। इस अरे के अंदर रहने से जो लूजेंग की सोल है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। इंस्ट्रक्टर वैन के साथ जो डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है कि ड्रिजल पिक हमेशा हेमिंग के खिलाफ क्यों आ जाता है। तो उस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे लूजेंग होता है, लूजेंग के अराउंड पूरा एनवायरमेंट चेंज हो गया होता है और वहाँ पे बड़े ज्यादा होल्स होते हैं जिसमें लावा होता है और हेमिंग लूजेंग को हवा में दिखता है और वो बोल रहा होता है लूजेंग। तो हेमिंग बोलता है लूजेंग तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा लोग तब अच्छे लगते हैं जब वो पेन में होते हैं, चलो मुझे तुम्हें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना दो पार्ट्स बाय पार्ट। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये सभी कुछ इल्यूजन है, तो क्या हेमिंग भी इल्यूजन है। तो जो होल्स होते हैं उनमें से जो वोल्केनो होता है वो ऊपर की तरफ ब्रस्ट आउट कर जाता है और उनमें से स्टोन के गोलम्स निकल रहे होते हैं बाहर, वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि इस किलिंग रे की पावर तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले सोच रहा था कि मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से पार करूंगा अभी की जो कॉम्पिटिशंस है और चैलेंजेस हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा मुझे, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था बाकी पीक्स के डिसिपल को। तो लूजेंग फिर सोचता है कि ये तो सिर्फ गोलम्स है, चलो मैं अपनी फिस्ट से इनको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे गोलम लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं लूजेंग पीछे की तरफ हटता है और बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि गोलम्स बड़े ज्यादा हॉट हैं। हेमिंग हंस रहा होता है और बोल रहा होता है लूजेंग ये जो गोलम्स है ये मेरे इल्यूजन से है, मैंने ये इमेजिन की है कि ये हेवनली मीटेरॉइड से बने इसलिए ये ज्यादा गर्म है, चलो देखते हैं कि तुम इनसे कैसे डील करोगे, अब तुम्हें मरना ही होगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फिर वो लूजेंग के पीछे पड़े होते हैं गोलम। फिर लूजेंग अपने इंचैंटमेंट ब्रेकिंग स्टोन को यूज करता है और उस स्टोन गोलम को पंच मारता है, वो स्टोन गोलम वहीं पे टूट जाता है और जो हेमिंग होता है वो बड़ी जोर से चिल्लाने लग पड़ता है अपने सिर को पकड़ के। फिर लूजेंग सोचता है कि ये गोलम से ऐसा लग रहा है मुझे कि हेमिंग के सोल से इन्फ्यूज्ड है, जैसे जैसे मैं इनको डैमेज करूंगा तो वैसे वैसे उसकी सोल को भी फर्क पड़ेगा हेमिंग की। फिर लूजेंग सोचता है चलो देखते हैं कि अगर मैं बाकी सभी को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो क्या होता है। फिर लूजेंग धीरे धीरे करके जो है गोलम्स को डिस्ट्रॉय करने लग पड़ता है। फिर लूजेंग एक गोलम की तरफ जा रहा होता है पर हेमिंग बोलता है होली मीटेरॉइड फ्लेम, मेरे नाम से यहाँ पे जल जाओ और एक्सप्लोड हो जाओ। फिर वो जो गोलम होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। हेमिंग बोल रहा होता है ये बस इतना ही था कि तुम 4 ही गोलम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जो अर्ली स्टेज ऑफ सेलेस्टियल रियल्म के जो डिसिपल्स होते हैं वो भी मेरे स्काई फायर फॉर्मेशन से नहीं बच सकते हैं और तुम्हें तो मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो सेकंड लेयर के स्काई रियल्म के वीक से डिसिपल हो, मैं तुम्हें जला दूंगा और तुम्हें राख बना दूंगा। लूजेंग उन फ्लेम्स में होता है पर लूजेंग फिर उन फ्लेम से बाहर आ जाता है और लूजेंग को कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। हेमिंग बोल रहा होता है कि मेरी फायर कहाँ पे गई। लूजेंग हेमिंग की तरफ देख रहा होता है, हेमिंग बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम मेरी फ्लेम से बर्न कैसे नहीं हुए। फिर वो अपने गोलम्स को ऑर्डर देता है कि इसके ऊपर अटैक करो। लूजेंग सोच रहा होता है कि मीटेरॉइड फायर स्ट्रॉन्ग थी पर वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी मेरी ब्लैक फ्लेम है जो मेरे माइंड में और मेरे कोल्ड्रन में है, पर और मेरी बॉडी ने कुछ गोल्डन संस्कृत वर्ड्स को भी भेजा था मेरे पूरे शरीर में जिसने शील्ड किया मेरे को उस फायर से और जिसकी वजह से मुझे कोई भी डैमेज नहीं हुआ। फिर लूजेंग उन गोलम्स की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और उन गोलम्स को तोड़ रहा होता है। फिर हेमिंग द्वारा अपने सारे गोलम्स को एक्सप्लोड करा देता है और बोलता है कि तुम अब मारे जाओगे इस फायर के अंदर। हेमिंग बोल रहा होता है कि मैंने आखिरकार कर ही लिया, कौन ये बिलीव करेगा कि मैंने सेकंड लेयर के स्काई रियल्म के बच्चे के लिए अपने सारे होली मीटेरॉइड फ्लेम को यूज किया और उसको एक्सप्लोड कराया। अगर ये पीक ऑफ स्काई रियल्म में होता तो मुझे पता था मेरे से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, पर फिर उस फायर में से लूजेंग बाहर आ रहा होता है और लूजेंग बोलता है कि तुम कब से अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर, अब शायद मेरे को अटैक करना चाहिए तुम्हारे ऊपर। हेमिंग सोच रहा होता है कि मेरे और इसके बीच में बड़ा ज्यादा डिफरेंस है हम दोनों की कल्टीवेशन के बीच में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेलेस्टियल रियल्म का डिसिपल है और इसने अपनी स्ट्रेंथ बड़े टाइम से हाइड करके रखी थी, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एग्जामिनर्स पता लगा सकते थे कि अगर ऐसा होता कुछ तो ये पक्का ही एक मॉन्स्टर है। फिर हेमिंग अपने जैसे शैडो क्लोन्स को बनाता है अपनी इल्यूजन में और बोलते कि मेरे 100 क्लोन्स जाओ इसको हराओ। लूजेंग इस सभी को देख रहा होता है फिर अपने स्टोन की फुल पावर को यूज करता है और उन इल्यूजन्स की तरफ आ रहा होता है। हेमिंग बोल रहा होता है इसे ब्लॉक करो, फिर लूजेंग फिर अपने ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। वो क्लोन्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। फिर लूजेंग फुल स्पीड से बड़ी जोर से पंच मारता है हेमिंग को, हेमिंग तभी अनकॉन्शियस जैसा हो जाता है। जोयुन सोच रहा होता है कि ऑल पीक कंपटीशन जो होता है वो हमेशा एक लेसन को सिखाता है, मैं ऐसे हेमिंग से हार चुका हूँ पर मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं अपना बेस्ट दूंगा। लूजेंग तुम्हें जीतना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जीतोगे तो ये जो गिल्ट है जो मैंने फील किया था हारते वक्त वो मेरे दिल में हमेशा रह जाएगा। तो सन इमॉर्टल बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस फाइट को, अगर हेमिंग जो वो टॉप 100 में आ जाएगा तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ अपना कोर डिस्पेल बनाने में। तो ग्रैंडमा हुआ बोलती है कि एक इमॉर्टल से ट्रेनिंग लेना बड़ी ज्यादा अच्छी बात होगी हेमिंग के लिए, क्योंकि हेमिंग जो है वो टोटली फॉर्मेशन मास्टर बनना चाहता है। अगर आप उसे सिखाओगे एक इमॉर्टल जो कि एक फॉर्मेशन मास्टर भी है तो वो बड़ा ज्यादा अच्छा बन जाएगा और फ्यूचर में उसके अचीवमेंट्स बड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो सन इमॉर्टल बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे से अपने अरे टैलेंट को इंक्रीज कर सकता है, पर जो अरे टैलेंट होता है वो बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तब से डिटरमाइंड होता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे से इंक्रीज कर सकता है। अगर हेमिंग एक ग्रेट
डिसिपल होगा तो ये नेचुरल है कि मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा और उसे अपना डिसिपल ही बनाऊंगा। चलो अब फाइट को देख। मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से हेमिंग आसानी से जीत जाएगा इस फाइट को। अब ऐसा लग रहा है कि ये मैजिक अरे धीरे धीरे गायब हो रहा है, फिर वो मैजिक अरे जो होता है हेमिंग का वो गायब हो जाता है। ग्रैंडमा हुआ बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि हेमिंग नीचे पड़ा होता है। हेमिंग बोलने लगा होता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ, पर लूजेंग उसे पंच मार देता है और उसका दांत टूट जाता है। वो बोल रहा होता है लूजेंग तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे मारने की, ये बैटल ओवर हो चुकी है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। लूजेंग बोलता है कि है ओवर हो गई है, तुमने सरेंडर नहीं किया और ना ही तुम अनकॉन्शियस हुए हो, ये कैसे ओवर हो गई फाइट। वो फिर से बोलने लगा होता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ, पर लूजेंग उसे पंच मार देता है और उसके और भी दांत तोड़ देता है। जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लूजेंग इतना ज्यादा ब्रूटल कैसे होगा, ये ऐसा कैसे कर रहा है, ये तो हेमिंग को चांस ही नहीं दे रहा सरेंडर करने के लिए। तो फिर दूसरा डिस्पल बोलता है क्या तुम कंपटीशन को नहीं देख रहे थे स्टार्टिंग से, तुमने नहीं देखा कि हेमिंग ने कैसे ट्रीट किया था ज़ोयून को। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोलता है कि गुस्से को निकालना कितना ज्यादा अच्छा होता है। ज़ोयून भी बैठ के सोच रहा होता है कि लूजेंग थैंक यू, अब तुम्हारी वजह से मुझे कोई गिल्ट फील नहीं होगा। ग्रैंडमा हुआ भी बोल रही होती है कि लूजेंग वेमिंग ऑलरेडी हार चुका है, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। लूजेंग उसे मार रहा होता पर रुक जाता है और फिर ग्रैंडमा हुआ की तरफ देखता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो मुझे बोलने वाली इस रुकने के लिए, जब ये बदतमीज इंसान ज़ोयून को मार रहा था तब तुमने नहीं देखा था, तुमने तब बोला था क्या हेमिंग को रुकने के लिए। तो ग्रैंडमा हुआ बोलते कि बस बड़ा हो गया, अब ये डिस्पल है ज़्यूज़ांग पीक का। तो लूजेंग बोलता तो क्या हुआ, तुम बोल रहे हो कि ज़्यूज़ांग पीक के जो डिस्पल्स है वो ड्रिजल पीक के डिस्पल से ज्यादा ऊपर हैं, क्या हम मार खाने के लिए पैदा हुए हैं और जी रहे हैं। तो ग्रैंडमा हुआ बोलते तुमने हमारे ज़्यूज़ांग पीक को प्रोवोक किया है, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या हमारे कोई स्ट्रॉन्गर डिस्पल्स जो होंगे हमारे पीक के वो तुम्हें अटैक करेंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बाकी कंपटीशन में। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या तुम जो पेन दे रहे हो हेमिंग को वही तुम्हें अब 10 फोल्ड्स मिलेगा आगे। तो फिर लूजेंग उसके मुंह पे अपना पैर रख देता है और बोलते हैं सच्ची। फिर उसे किक मार के बोलते हैं कि हाँ मैं वेट करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़्यूज़ांग पीक के जो डिस्पल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है और मेरे और वो जो सफरिंग वापस दे सकते हैं जो मैंने हेमिंग को दी थी। फिर जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि ड्रिजल पीक का लूजेंग यहाँ पे जीतता है, क्योंकि इंसेक्ट का पैट्रियाच होता है वो भी देख रहा होता है लूजेंग की तरफ, उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। जैसे लूजेंग अरेना से वापस आता है तो इंस्ट्रक्टर वैन उसे गले लगा के बोलता है कि तुमने फाइनली हेमिंग को हरा दिया है। तो एक बड़ी सी स्क्रीन में लूजेंग को दिखाया जा रहा होता है ड्रिजल पीक में। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अभी तक मेरे को कभी पता नहीं लगा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि लूजेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अब तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि फर्स्ट प्लेस भी ले सकता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि सभी पीक्स को हरा दो और जो हमें तंग करते थे उनको हराओ। और एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि लूजेंग जो है वो ग्लोरी लाएगा ड्रिजल पीक के लिए। तो रेफरी अनाउंस करता है कि नेक्स्ट फाइट है टियानी पीक का हुआ टियानमिंग वर्सेस यूकी जो कि फेक क्यूई पीक का है। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि इस साल तो बड़े ज्यादा जीनियसेस हैं। तो एक डिस्पल बोल रहे होते हैं ये मुश्किल है बताने के लिए क्योंकि लूजेंग ने अभी तक एक भी सेलेस्टियल रेलम के डिस्पल से फाइट नहीं की है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि हुआ टियानमिंग का जीतना मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये जो यूक्यूई है ये सेलेस्टियल रेलम का डिस्पल है फेक क्यूई पीक का। तो फिर हमें यूक्यूई दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकाल लोगे। तो हुआ टियानमिंग बोलता तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम वर्दी भी नहीं हो मेरी स्वॉर्ड को निकालने के लिए। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि यूक्यूई की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो हुआ टियानमिंग को अपनी स्वॉर्ड को निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक और डिस्पल बोलता है कि अगर ये टॉप 60 के डिस्पल्स से फाइट करेगा तो शायद इसको अपनी स्वॉर्ड निकालनी पड़े। तो बाकी डिस्पल्स भी बड़े ज्यादा पागल हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हुआ टियानमिंग क्या पागल हो गया क्या। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि टियानी पीक मुझे पता है कि ऑल पीक कंपटीशन में नंबर 1 था कई बार, पर अब काफी सालों से हमारा कोई पीक है वही नंबर 1 हो रहा है, हम इन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। लूजेंग भी इस फाइट को देख रहा होता है। तो यूकी बोलते तुम वर्दी समझते हो या नहीं समझते उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें देख लेंगे फाइट के दौरान। मैं तुम्हें बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा अगर तुम अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकालोगे। तो हुआ टियानमिंग बोलते कि अगर एक बैटल की बात कर रहे हैं तो ये नेचुरल है कि कोई भी बंदा अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करता है। मैं अपनी स्वॉर्ड को इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी और भी बड़े ज्यादा डिस्पल्स जो कि स्ट्रॉन्ग है मेरे से और मैं अपनी स्वॉर्ड सिर्फ उन्हीं के खिलाफ यूज करूंगा। तो फिर यूकी हुआ टियानमिंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और अपना अटैक यूज करता है स्पीयर से क्लाउड ड्रैगन थ्रस्ट, और जो उसका स्पीयर होता है उसके अराउंड ड्रैगन लिपट जाते हैं। वो जैसे हुआ टियानमिंग की तरफ अटैक करने लगा होता है हुआ टियानमिंग पीछे की तरफ हो रहा होता है। यूकी बोल रहा होता है कि डोज करने से तुम क्या सोचते हो मेरे ड्रैगन क्लाउड थ्रस्ट से बच पाओगे आसानी से। वो अटैक बिल्कुल हुआ टियानमिंग के पास आने लगता है। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि हुआ टियानमिंग तो ऐसे हार ही जाएगा चाहे वो कोई भी डोजिंग स्किल को यूज करे, ये इस अटैक को डोज नहीं कर पाएगा। तो जैसे वो अटैक हुआ टियानमिंग के पास आता है तो वो हुआ टियानमिंग बड़ी आसानी से उसे डोज कर लेता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये तो स्वॉर्ड स्टेप्स हैं, हुआ टियानमिंग अभी से स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। ऐसा लगता है कि इसकी स्वॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज्यादा डीप है। लूजेंग भी सोच रहे होते हैं कि ब्रदर हुआ टियान इस टाइम मैं तुम्हारे स्वॉर्ड स्टेप को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। हुआ टियानमिंग जो होता है वो कंटिन्यूसली डोज कर रहा होता है उन अटैक्स को और बड़ी आसानी से। लूजेंग भी स्वॉर्ड स्टेप्स को सीखने की कोशिश कर रहा होता है साइड में अरेना के और बिल्कुल सेम कॉपी कर रहा होता है जैसे हुआ टियानमिंग ने अभी यूज किए थे। तो गाइस चैप्टर नंबर 37 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर
दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय। तो फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सनशाइन घोड़ो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग हुआ टियानमिंग के स्टेप्स को कॉपी कर रहा होता है और साइड में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 38 की स्टार्टिंग होती है। ज़ोयुन लू ज़ेंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग क्या कर रहा है। ये ऐसे यहाँ